दोस्तों, तो देखिए एक क्लास 8th का एक चैप्टर है, क्लास 8th का भूगोल का एक चैप्टर है। किसका है? भूगोल का एक चैप्टर है क्लास 8th का, जो कि चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। यानी कि ये भूगोल का पहला चैप्टर जो संसाधन है उसी से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसके पूरा कंप्लीट नोट्स से तैयार करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो रहेगी तो भूमि पे। अब इतना हमें भी पता है कि पृथ्वी के कितने बाकी 70% भाग पर तो पानी है, तो 30% भाग पर ही पृथ्वी रहे, मतलब पब्लिक रहेगी। ठीक है, अब इसके नीचे सबसे पहले पढ़ते हैं, भूमि से स्टार्ट करते हैं। तो भूमि क्या कहती है? सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। यानी कि जितने भी हमारे प्रकृति से प्राप्त संसाधन हैं, यानी कि जैसे संसाधन। अब आपको सबसे पहली बात, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारे काम को आसान बनाए, या जो हमारे किसी काम में आए, काम को आसान बनाए। ठीक है, तो उसे संसाधन कहते हैं। तो ऐसे भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन, अब प्रकृति से प्राप्त है इसलिए प्राकृतिक है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। कितना है? 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं। यानी कि वो कह रहे जो 30% भूमि है वो पूरी की पूरी आवास यानी रहने योग्य नहीं है। उसमें भी कुछ भूमि ऐसी है जो रहने योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु के विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण समान नहीं। अब जब भूमि और साथ में इसका जलवायु यानी कि मौसम जब अलग अलग होगा तो वहाँ की जनसंख्या भी अलग अलग होगी। जैसे अगर आप भारत से हैं तो आप देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से क्या है? जनसंख्या के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ की जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी, जहाँ की जलवायु खराब होगी वहाँ पर कम निवास करेगी। तो ये जलवायु भी डिपेंड करती है जनसंख्या के विचरण को। ठीक है, इसी के साथ नीचे बढ़ते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ स्थलकृतियाँ, पर्वतों के तीव्र ढाल, मरुस्थल, सघन विरल, ये कुछ क्षेत्र हैं जिसकी वजह से जनसंख्या अलग अलग। जैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। पर्वतों की तीव्र ढलानों पर, मरुस्थल पर जैसे कि रेगिस्तान हो गया, तो ऐसी जगह पर बहुत कम। विरल वो क्षेत्र होता है जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, या पर जहाँ पर वनस्पति नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या है हमारा? सबसे पहला है भूमि का उपयोग। तो आज तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। चाहे वो कृषि हो, वनिकी हो, वनिकी मतलब वनों को बनाना, खनन करना यानी खुदाई करना, सड़क निर्माण करना, उद्योग धंधे बनाना, और इसके साथ एक और है आवास। वो भी किसके लिए? बढ़ती जनसंख्या के लिए। ठीक है, तो आवास भी चाहिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए। तो इन सभी के लिए हम भूमि का क्या यूज करते हैं? तो भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे अब देखो निर्धारित कैसे किया? स्थलकृति होगी, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, ये सभी इनको निर्धारित करने वाले। अब पूछा जाए कि भूमि को निर्धारित करने वाले कारक हैं स्थलकृति, जलवायु, मौसम, मृदा, खनिज और भी सारे मानवीय कारक द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। जनसंख्या प्रौद्योगिकी, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, सामुदायिक भूमि समुदाय के। अब आपको यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, देखो एक तो आया निजी स्वामित्व और एक समुदाय। निजी स्वामित्व वो होती है ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का यानी किसी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो पर्सनल स्वामित्व है, तो उसे कहते हैं निजी भूमि। और दूसरा होता है सामुदायिक भूमि। तो सामुदायिक उसे कहते हैं जिस पर पूरे समूह का क्या होता है? भाग होता है। जैसे कि जो सरकारी पार्क होते हैं, सरकारी पार्क है तो सरकारी पार्क की वो ज़मीन है वो सभी की है। किसकी है? सभी की है। लेकिन जो किसी व्यक्ति विशेष की है यानी इसका मालिक कोई व्यक्ति विशेष है, तो ये सभी की तो हो नहीं सकती। लेकिन जो सरकारी भूमि है वो तो सबकी है। जैसे कि पार्क बना दिया, पार्क में आप कोई भी जाओ, ये तो करेंगे नहीं कि नहीं भाई ये गरीब है, ये अमीर है, ये हमारी है, वो तुम्हारी नहीं है, तुमने, तो सभी जा सकते। जनसंख्या बढ़ने, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, भू संकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीयकरण पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है।
देखो, चाहे जनसंख्या बढ़े, कृषि भूमि का विस्तार हो जिससे जंगल भूमि खत्म हो जाएगी, तो ये भी हमारे एक खतरा है। भूसंकलन यानी कि भूकंप जैसी आपदाएं आना, ये भी खतरा है। मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। मरुस्थलीकरण भी, क्योंकि मरुस्थलीकरण का मतलब रेतीला बनना, तो ये भी हमारे लिए क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। अब आप ज़्यादातर बच्चे संरक्षण शब्द को देख के घबरा जाते हैं। तो संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। क्या करना? बचाव। तो भूमि संसाधन का बचाव। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। यानी जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो वन भूमि था उसको नष्ट किया जा रहा है, वो कृषि योग्य भूमि पे बदला जा रहा है। साथ में बिजनेस बनाने के लिए, जो कि अभी आपको बता चुके हैं, बिजनेस के लिए, चाहे जनसंख्या के निवास करने के लिए, इन सभी के लिए क्या करा जा रहा है, जो वन भूमि थी उसे समाप्त किया जा रहा है। और इसी समाप्त होने का डर पैदा हो रहा है, और इसलिए वृक्षारोपण, यानी कि हमें भूमि बचाना है तो वृक्षारोपण, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी कटती है, तो उसे रोकने के लिए वृक्षारोपण। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करना। अब रासायनिक कीटनाशकों से भूमि को क्या होता है, तो आपको पता है, जब हम ज़्यादा मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो भूमि की उपजाऊपन क्षमता घट जाती है, जिससे वो बंजर हो जाती है। और उर्वरकों यानी विनिमय उपयोग, अतिचरण को रोक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को एक ही जगह पे नहीं चराना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे चराएंगे तो वहाँ पर अब फिर घास फूस उगना बंद हो जाएगा। यदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं, कुछ तरीके और भी हो सकते हैं जो आप खुद देना चाहो तो आप खुद दे सकते हो उनके लिए तरीके, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है हमारा जल संसाधन। कौन सा संसाधन? जल संसाधन। जल संसाधन के अंदर क्या क्या? सबसे पहले जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन। जल कैसा है? नवीनीकरण है, लेकिन भूमि अनवीनीकरण। जल को हम बना सकते हैं, भूमि को हम बना नहीं सकते। दूसरा, भूपृष्ठ का 3/4 भाग। आपको पता है कि 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है, तो ये भी हमें पता ही है। जल से ढका हुआ लगभग इतने अरब वर्ष पहले, यानी कितने 3.5 अरब पहले सबसे पहले जीवन महासागरों में प्रारंभ हुआ था, और आज महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागरों में जल, अब आपको पता है जो महासागर होते हैं इनके अंदर जो वाटर होता है, यानी जो पानी होता है, वो लवणीय होता है। लवणीय यानी कि खारा पानी होता है। कैसा होता है? खारा। और खारा पानी होता है वो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो जो खारा पानी है वो मानवीय उपयोग के लिए उपयोग नहीं होता है। इसी के साथ थोड़ा खारे पानी पे चर्चा होगी। तो अब करेंगे जो उपयोग वाला जल है। तो आपको पता है पानी, जो पीने लायक पानी है वो 2.7 दिखा रहा। तो अभी हाल में जो करंट है वो आपका 2% पानी पीने योग्य बचा हुआ, और इससे भी नीचे डाउन हो चुका है। उसमें से भी जो 70-80% है, यानी कि 2% का जो 70-80% पानी है वो बर्फ़ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और परदेशीय, यानी कि जो पर्वत वाले प्रदेश हैं वहाँ पर जमा हुआ। अब बचा आपका 1% या इससे कम का जो पानी है, वो पानी आपके भूमजल, यानी भूमि के अंदर जो जल के रूप में है, कुछ नदियों के रूप में है, ठीक है, कुछ झीलों, जलवायु में जल वाष्प की, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कुछ जल वाष्प के रूप में भी पानी मौजूद है। अब पानी का एक ही मात्र स्रोत है, क्या है? वो है वर्षा। और वर्षा कैसे पानी की होती है? वो है मीठे। तो मीठे पानी की वर्षा होती है, खारा पानी कभी आसमान से नहीं बरसता, ठीक है। तो इसी के साथ ऊपर बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक आपके लिहाजे से बिल्कुल सही नहीं है, बस आपके लिहाजे से इतना सा टॉपिक सही है कि एक टपकता नल, यानी कि एक ऐसा नल जिससे सिर्फ एक एक बूंद पानी टपकता हो, वो एक साल में 1200 लीटर पानी का नष्ट कर देता है। कितना पानी नष्ट कर देता है? 1200 लीटर। जब वर्षा जल होती है, यानी कि बारिश होती है, तो उस जल को संग्रहण मतलब इकट्ठा। तो संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा। तो जब बारिश होती है, अगर 2 लीटर पानी बचा सकते हैं, लगभग 8000 पानी बचा सकते हैं। औसत भारतीय नागरिक, यानी कि एक दिन में भारत के लोग 135 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। पानी उपलब्ध नहीं है। पानी की उपलब्धता, मीठे पानी की उपलब्धता किन किन देशों में है? तो देखो, अफ्रीका चले जाओ, पश्चिम एशिया, पश्चिमी संयुक्त एशिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की कुछ, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अलवणीय पानी की आपूर्ति है। यानी खारा पानी तो यहाँ पर उचित मात्रा में, लेकिन जो अलवणीय पानी है, जो मीठा पानी है, वो यहाँ पर उचित समस्याओं का सामना करना
पड़ता है। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं, हमारा इसके अंदर एक और बचा है प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव। तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब पता है क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है जो नेचर से पेड़ पौधे, घास, विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, ये सभी प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है और वन्य जीव की श्रेणी में आते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव, प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकीर्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो जैव मंडल में पाई जाती है। सिंपल से शब्दों में कहें तो किस में पाई जाती है? जैव मंडल में पाई जाती है। और ये घास के मैदान हो गए, झाड़ियाँ हो गई, ये सभी किस में आती? प्राकृतिक वनस्पति। और इसमें रहने वाले जीव वन्यजीव कहलाते हैं। परितंत्र, इंग्लिश में बोलो तो इकोसिस्टम। अब इको जैव मंडल में वे सभी जीवित प्राणी, जैव मंडल में सभी जीवित प्राणी यानी जातियां जीवित रहने के लिए, वे सभी जीव जो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं यानी कि निर्भर रहते हैं। तो ये हो गया आपकी परितंत्र की डेफिनेशन। इसी के जस्ट नीचे आओ तो आपका लिखा है वनस्पति। तो वनस्पति यानी कि वनों से प्राप्त होने वाली, चाहे वो घास हो, चाहे वो गोंद हो, या वनों से प्राप्त होने वाली हर